आइए, स्वागत है साथियों हमारे इस चैनल संस्कार गुरुकुलम साथ ही साथ झारखंड टेट में। साथियों, मैं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद, और आज हम आपके बीच लेके आए हुए हैं जो राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हुए हैं। साथियों, ध्यान रहे, यह वीडियो जो है वह उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो झारखंड टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे वो सीटेट राजस्थान टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, अन्य प्रकार की जो राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, साथ ही साथ केंद्रीय स्तरीय जो पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, हम लोग आज बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक अच्छी टॉपिक पर, जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो विशेष करके जो आज हम टॉपिक लेके आए हुए हैं ये राज्य स्तरीय एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और मैं बात करूंगा साथियों आज के टॉपिक जो कि हमारे राज्य स्तरीय एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना। तो साथियों आज हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान पे हम आज बात करेंगे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान पे, है ना। तो चूंकि ये बहुत बड़ी चैप्टर है ना, बहुत बड़ी चैप्टर है, इसीलिए कई पार्ट्स में हो सकती है। तो साथियों बने रहेंगे हमारे साथ। तो साथियों चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, लेकिन चैप्टर की ओर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे अच्छी कंटेंट आपके तक पहुंच सके और अपने आप को आप लाभप्रद महसूस कर सके। साथियों साथ साथ अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो आप कमेंट लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों हमें आप अच्छे सुझाव के रूप में कमेंट आप दे सकते हैं। तो आइए साथियों हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने कंटेंट की ओर, और आज मैं बात करूंगा शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। और यहाँ पे सभी अन्य राज्य स्तरीय एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट से तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस टॉपिक से वो होगा जेटेट से, बिहार टेट से, यूपी टेट से, यू टेट, एमपी टेट, है ना, पी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, मतलब ये और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जहां पे यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिएगा, चीजें वहां पे आपको मिल जाएगा ना साथियों। कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं साथियों एजुकेशन पे और साइकोलॉजी पर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये साइकोलॉजी है क्या। तो साथियों हम बता दें, शुरुआती दौर में हमारे अगर पूर्व की बात करें, हमारे पश्चात्य की बात करें, शुरुआती दौर में बात करें, जब शिक्षा का जब प्रसार हो रही थी उस समय हमारे पास एक ही विषय होती थी, उस विषय का नाम था फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के ही भाग हुआ करता था मैथ्स, दर्शन शास्त्र का ही भाग हुआ करता था आर्ट्स और फिर साइंस वगैरह, मतलब फिलॉसफी के अंदर में बहुत सारे टॉपिक आते थे। तो याद रखिएगा, अगर सबसे पहली बात अगर बात करी जाए, हमारे पास जो सब्जेक्ट होता था वो सबसे सब्जेक्ट जो था वो क्या था, तो फिलॉसफी जिसको हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र। याद रखिएगा, मैं शुरू से ले रहा हूं साथियों, है ना, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों का यहाँ पे समागम रूप देखने को मिलता था। तो साइकोलॉजी की अगर बात करें साथियों, तो साइकोलॉजी वाज आल्सो द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, है ना, फिलॉसफी का ही एक भाग हुआ साइकोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान। तो कभी एक बार DSSS में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि द ओरिजिनेटर ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन में था फिलॉसफी, था बहुत सारी चीजें दी हुई थी, लेकिन इसका आंसर गया था फिलॉसफी। तो अगर बात करी जाए कि मनोविज्ञान के जनक, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मनोविज्ञान का रियल वे में अगर मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, है ना, फादर ऑफ साइकोलॉजी यदि कहा जाए तो वो है हमारे कौन, तो दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र ही रियल ओरिजिनेटर है किसका, तो साइकोलॉजी का। क्लियर यहाँ पे साथ याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा अजूबा लगेगा लेकिन रियलिटी है। DSSS में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्शन शास्त्र जो है वो क्या है, मनोविज्ञान के जनक है। क्लियर यहाँ पे बात समझ में आ गई।
लेकिन ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, यह एक समागम रूप है विषयों का। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ के, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही, फिलॉसफी से ही हमारा साइकोलॉजी वर्ड निकला था, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, मनोविज्ञान का जनक जो है एक प्रकार का दर्शन शास्त्र भी है। लेकिन वही अगर व्यक्ति विशेष की बात करी जाए, है ना, व्यक्ति विशेष की बात करी जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो होते हैं हमारे अरस्तु साहब। याद रखिएगा, अरस्तु, जिसको कहते हैं आप एरिस्टोटल। अरस्तु जो है वो हमारे साइकोलॉजी के फादर है। यहां पे थोड़ी सी भ्रांतियां आपको देखने को मिलेगा, और वो ये चीज है कि कहीं कहीं पे आपको देखेगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स को कहा गया है। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा, बहुत से यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है हमारे विलियम जेम्स साहब है, जो कि गलत है। हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो विलियम जेम्स नहीं, अरस्तु है। क्लियर, यहाँ पे समझ में बातें आपको आ रही है। यही जो एक वर्ड है, सबसे पहले वर्ड की बात करें, ये जो साथियों हमारा जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन, तो साइको प्लस लोगस। तो साइको का मतलब क्या होता है, तो साइको का मतलब यहां है साथियों सोल से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। साइको एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल, मतलब हिंदी में उसको कहें तो आत्मा करते हैं। और लोगोस का मतलब होता है क्या, तो स्टडी, है ना। इसका अगर इंग्लिश में बात करें, ये होता है लोगोस मतलब स्टडी होता है, और हिंदी में इसको कहें तो अध्ययन या फिर विवेचन। मैं एक बार बोर्ड देख लेता हूं, कट तो नहीं रही है ना चीजें, बिल्कुल। ओह माय गॉड, थोड़ा सा मैं चलता हूं धीरे धीरे धीरे। यस, ऑल थिंग इज राइट, ओके। चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, दर्शन शास्त्र ही जो है मूल रूप से प्रणेता रहा है किसका, तो साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के अगर रियल में अगर व्यक्ति विशेष की बात करें, इसका फादर कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु है। अरस्तु का बहुत बड़ी देन जो है वो दर्शन शास्त्र में है, और इसी वजह से उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अभी और भी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं साथियों, जो कि आपको नया लगेगा, और बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे गलती करते हैं। अगर उन्होंने अच्छी अच्छी बुक पढ़ी होगी, रियल के अगर वो टीचर होंगे, तो यहाँ पे चीजों को आप क्लियर कर देगा, है ना। लेकिन बहुत सारे अगर आपको अगर इस तरह का मिला होगा, तो आप हमें कमेंट करके आपको बताइएगा। तो देखिएगा, पहले एक तो गलती आपको मिलेगा कहां पे, फादर ऑफ साइकोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, विलियम जेम्स, लेकिन यहाँ पे अरस्तु रखी जाती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे साइकोलॉजी जो है दो वर्ड का समागम है इसमें, एक साइको एक लोगस। साइको का मतलब होता है सोल, मतलब आत्मा, और स्टडी का मतलब होता है, लोगस मतलब होता है स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन या विवेचन। यहाँ पे सारा बात क्लियर हो गया साथियों। चलिए, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है, और आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो साइकोलॉजी शब्द है साथियों ना, ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है रुडोल्फ गॉक्सेल, या फिर गोकुल बोल सकते हैं। हिंदी में गोकुल भी एक जगह पे देखने को मिलता है। तो रुडोल्फ गोकेल साहब, ये एक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपनी पुस्तक में, है ना, साइकोलॉजिया एक नामक बुक इन्होंने लिखी, और इस बुक में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी वर्ड का इन्होंने यूज किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, तो हमारे उसका नाम है रुडोल्फ गोकेल। तो याद रखिएगा कि साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, रुडोल्फ गोकेल ने। लेकिन साइकोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, उसको किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब साथियों हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने साइकोलॉजी को देखा, और अभी साइकोलॉजी के बारे में और भी बात कर रहे थे, फिर एजुकेशन को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए इस चीजों को यहीं पे, और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक चीज, साइकोलॉजी के डेफिनेशंस को देखना हमने, और हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर में, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। चलिए साथियों देख लेते हैं एक टॉपिक यहाँ पे आप देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ मनोविज्ञान का इतिहास किया है ना, मनोविज्ञान का इतिहास।
मनोविज्ञान का इतिहास की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा, चूंकि दर्शन शास्त्र हमारे 16वीं शताब्दी के पूर्व से ही चलता आ रहा है, मतलब 15 से लगभग लमसम पहले से भी जो है फिलॉसफी का जो है प्रादुर्भाव इन पर क्या कहा जाए, मतलब वो जो है कहीं कहीं फिलॉसफी जो है बहुत ही पुरानी चीजें रही है और फिलॉसफी का ही पार्ट रहा साइकोलॉजी। इसीलिए कह सकते हैं कि इतिहास जो है साइकोलॉजी का क्या है, तो वेरी ओल्ड है। याद रखिएगा, मतलब कि मनोविज्ञान का इतिहास कैसा है, तो अत्यंत प्राचीन है ना। क्या है, तो याद रखिएगा अत्यंत प्राचीन है। क्लियर, यहाँ पे पहला बात तो आपको क्लियर हो गया। वहीं हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी पे, मतलब कि 16th सेंचुरी पर, है ना, 16वीं शताब्दी पर आते हैं और इनकी यहाँ पे जो साइकोलॉजी की नई नई नींव गढ़ी गई और इस जगह पे साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन उभर के आया था साथियों, वो था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, है ना। क्या है, तो स्टडी ऑफ सोल, मतलब मनोविज्ञान क्या है, तो आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, तो आत्मा का अध्ययन। आत्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं साइकोलॉजी। ये डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन उभर के आई थी और पहली डेफिनेशन यही थी, द स्टडी ऑफ सोल इज नॉन एज साइकोलॉजी। इट मींस द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। आत्मा के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। पहली डेफिनेशन उभर के हम लोगों के बीच में आई। यहां पे अगर इसको कहें बात, तो इसका समर्थक कौन कौन थे, तो इसके समर्थन में सबसे पहले तो हमारे अरस्तु जी आ जाते हैं, है ना, जिसको आप अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु आ जाता है। और फिर अरस्तु के बाद हमारे पास एक आते हैं रैन दरकाते साहब, है ना। अरस्तु तो हमारे साइकोलॉजी के मनोविज्ञानी का लाए, वही रैन दरकाते साहब भी बड़ी इनकी जबरदस्त रोल रही और ये कहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, तो बोलते हैं कि साइकोलॉजी के अंतर्गत इन्होंने जो पुस्तक लिखी और अपने व्याख्यान में इन्होंने बात करी है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो इनबॉर्न नॉलेज के साथ जन्म लेते हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को केवीएस में मिला हुआ है। तो रेने दरकाते साहब जो है, जिसको कि आप इंग्लिश में रेने डिस्कार्टे भी कहते हैं, रेने डिस्कार्टे हैं, और इनका कहना था, रेने दरकाते साहब का ही कहना है कि बच्चे जो हमारे जीवन में आते हैं, बच्चे जो लाइफ में आते हैं, बच्चे माँ के घर से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रायर आइडियाज और ज्ञान को लेके आते हैं। अर्थात बच्चे जो आते हैं हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण में, हमारे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो बच्चा जो लेके आते हैं, क्या आते हैं, तो क्या लेके आते हैं, इननेट नॉलेज लेके आते हैं। याद रखिएगा, जन्मजात ज्ञान को लेके आता है बच्चा। क्या लेके आता है, तो बच्चा जो है जन्मजात ज्ञान को साथ में लेके आता है। इट मीन्स दे कम, है ना, ऑन अर्थ विद देयर इनेट नॉलेज, इनेट। तो ये बात समझ में आ गई साथियों, और बहुत सारे से मनोवैज्ञानिक यहाँ पे समर्थन किए हैं, मोटा मोटी हम ये 2-3 बता दिए आपको। तो 16वीं सेंचुरी में ये रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समस्या आ गई है। हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे बात ये करते हैं किस पे, तो आत्मा पे बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा आत्मा का कोई भी स्वरूप नहीं है। यहाँ पे बातें होने लगी कि when we are talking about the soul, then what is the existence of soul? How can we define the soul when there is no any behavior, there is no any idea about the behavior of the soul? इस वजह से जो है इस थ्योरी को यहाँ पे कटाक्ष करी जाती है और हम लोग 17वीं शताब्दी में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। क्या क्या, तो याद रखिएगा सोल का एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब आत्मा का अस्तित्व क्या है, इसका जवाब नहीं मिल पाया। वहीं सोल का बिहेवियर कैसा है, ये नहीं बता पाया। सोल का नेचर कैसा है ना, मतलब न ही आत्मा की प्रकृति के बारे में पता था लोगों को, न ही आत्मा के जो व्यवहार के बारे में पता था, न ही आत्मा के प्रकृति के बारे में पता था, अस्तित्व के बारे में पता था। जब ये सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलने लगा तो 16वीं सेंचुरी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है और 17वीं शताब्दी में आता है और वहां एक नए डेफिनेशन को लेके आता है ना। और जो यहाँ पे नई डेफिनेशन 17वीं सेंचुरी में आती है साथियों, तो मैं इसे मिटा देता हूं, है ना,
और कोशिश करूंगा कि इसको साइड करके मैं लिखूं तो ज्यादातर अच्छी चीजें होगी। तो याद रखिए 16th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेशन आती है स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। समर्थक करता कौन है, अरस्तु है, रेने दरकाते हैं, हमारे पंपोलॉजी साहब भी है यहाँ पे। तो ये सारे हमारे जो है कहीं कहीं रियल वे में इसका समर्थक रहे हैं। तो एक बार देख लेते साथियों, कहीं कट तो नहीं रहा है ना। चलिए तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है ना। तो बीच बीच में हमको देखना पड़ता है कि कहीं कट तो नहीं जा रहा है ना, देखना ध्यान से। तो ये 16वीं शताब्दी की बात हमने यहाँ पे करी। अब आते हैं 17वीं शताब्दी पे, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और फिर यहाँ पे नई मोड़ आई, एक नई क्रांति आई और हम लोग प्रवेश कर जाते हैं 17वीं शताब्दी की ओर। और यही 17वीं शताब्दी में एक घटना घटती है ना 17th सेंचुरी पे। और 17th सेंचुरी पे एक नया डेफिनेशन उभर के आया साइकोलॉजी का, और वो है क्या, तो कहते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्या, तो माइंड, है ना। तो ये कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क का अध्ययन है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क के अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं क्या, तो मनोविज्ञान कहते हैं। कब आई, तो 17वीं शताब्दी में आई है साथियों, है ना। 17वीं शताब्दी में ये आया। और इनके अगर समर्थक की बात करें तो बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक रहे, जिसमें से नाम कुछ फेमस है, लिबनिज साहब, लिबनिज साहब, फिर है हमारे कांट, जिसको आप कहते हैं कांट साहब, पंपोलॉजी, पंपोलॉजी, हॉब्स, ह्यूम्स, और फिर कहें तो जाकर के जॉन लॉक, है ना, जो कि बड़ी फेमस इनकी पुस्तक हुई थी यहाँ पे, जॉन लॉक, इसको हम लोग कहते हैं जॉन लॉक। अब ध्यान से रखिएगा कुछ कुछ चीजें यहाँ पे देखिएगा। चूंकि 17वीं शताब्दी में एक नई क्रांति आई और नए डेफिनेशन को लेके आया मनोविज्ञान का, हुआ है क्या, तो मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। इनको इनके जो समर्थक रहे हैं, लिबनिज रहे हैं, कांट रहे हैं, पंपोलॉजी रहे, हॉब्स रहे, ह्यूम्स रहे, जॉन लॉक रहे हैं। और ये बड़े ही इन लोगों ने इसका समर्थन किया और बताया कि हम यहाँ पे आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन करते हो कहीं ना कहीं ब्रेन का अध्ययन करते हैं। इनका मानना है कि हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रेन का यहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं। और जॉन लॉक की पुस्तक में एक बड़ी चीजें बात उभर के आई और यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड दिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट में, साथ ही साथ आपके एमपी टेट में और आपके जाकर के यू टेट में, उत्तराखंड टेट में जो है यहां से सवाल देखने को मिले हैं। तो जॉन लॉक साहब ने एक यहाँ पे एक वर्ड रखी अपने पुस्तक में और उसका वर्ड का नाम है, तो उस वर्ड का नाम है टेबुला रासा, है ना। टेबुला रासा। तो याद रखिएगा साथियों, ये टेबुला रासा शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, तो जॉन लॉक साहब ने किया। ये टेबुला रासा है क्या, तो टेबुला रासा को कहता है, देखिए ये कहीं ना कहीं एक रोमन वर्ड है और इसको हम लोग इसको जो है टेबुला रासा का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे इसको वैकेंट वेसल्स, है ना। टेबुला रासा का मतलब होता है वैकेंट, मतलब वैकेंट वेसल्स मतलब खाली बर्तन, या फिर कोरी स्लेट कह सकते हैं आप इसको, कोरी स्लेट या सफेद कागज। ध्यान दीजिएगा, टेबुला रासा साहब का कहना है कि बच्चे जो मां के गर्भ से बाहर आते हैं, तो क्योंकि पहले जो रेने डिस्कार्tes साहब ने कहा था कि बच्चे मां के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो पूर्वागत अनुभवों को लेके आते हैं, पूर्वागत ज्ञान को लेके आते हैं, जिसको कि उन्होंने क्या कहा,
इनेट नॉलेज कहा था, जन्मजात ज्ञान कहा था। लेकिन उसी का ये विरोध करते हैं हमारे किसने, टेबुला रासा के वर्ड के साथ में जॉन लॉक साहब ने। जॉन लॉक साहब कहते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी दिमाग जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह होती है, वैकेंट वेसल्स की तरह से होती है, मतलब खाली बर्तन की तरह से होती है, सफेद कागज की तरह से होती है। हम जितना जैसा भरना चाहेंगे वो चीज हम लोग वहां पे बच्चों के ज्ञान में भर सकते हैं, माइंड में भर सकते हैं। ये सारे बातें 17वीं सेंचुरी में हुई, लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क का उतना बड़ा अध्ययन नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि ये भी कहीं कहीं मस्तिष्क के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए ये डेफिनेशन भी यहाँ के गलत होती है और हम लोग प्रवेश कर जाते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, और वहां पे नई डेफिनेशन आती है, वो है साइंस ऑफ कॉन्शसनेस की। तो साथियों इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा अगर चाहें तो आप, ना चाहे तो आप सुनते रहें, देखते रहें। क्लियर है यहाँ पे साथियों? हम चाहेंगे कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं साथियों। तो आइए 17वीं शताब्दी बाद हम लोग प्रवेश करते हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये भी हो गया साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। प्रवेश करते हैं हम लोग 18th और 19th सेंचुरी पर, 18th और 19th सेंचुरी पर। और इसी 18वीं 19वीं शताब्दी में एक नई डेफिनेशन आती है, और उस नई डेफिनेशन पे क्या होता है, पहला तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया, तो स्टडी ऑफ सोल कहा गया। दूसरे में क्या क्या कहा गया, तो स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। और तीसरे में जो 18वीं 19वीं शताब्दी में आती है और नई डेफिनेशन, तो उसका ये क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस, है ना। ये बात करते हैं किस पर, तो स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस, है ना, मतलब चेतना का अध्ययन। चेतना का अध्ययन। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगा। यहां पे देखिए, पहले तो आत्मा पे था, आत्मा का स्वरूप पता नहीं था, तो किसमें आया, मस्तिष्क पे आया। मस्तिष्क का भी उतना अच्छा से नेचर नहीं पता था लोगों को, तो उसके बाद नया डेफिनेशन आ गया कि नहीं, हम लोग मस्तिष्क में नहीं, चेतन का अध्ययन करते हैं कहीं ना कहीं। और चेतन क्या है, तो जो कंसंट्रेशन, जैसे अभी आप हमें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, आप चेतन की अवस्था में है, लेकिन सुनते सुनते आपका ध्यान कहीं आपका जीएफ बीएफ की तरफ चला गया, तो वो क्या होगा, वो अचेतन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीजों को अपने साथ बना पा रहे हैं बैलेंस, तो उसको क्या कहेंगे, चेतन कहेंगे। आप अभी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पर है, तो आप क्या है, चेतन की अवस्था में है। लेकिन आप देख स्क्रीन रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है, कॉलेज में है ना, तो वो क्या है, अचेतन है। और एक चेतन और होता है, उसको कहते हैं पराचेतन। जब हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे चेतन और चेतन पराचेतन पे बात करेंगे, अभी फिलहाल यहीं पे, है ना साथियों। तो स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस मतलब चेतन का अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और इसके जो समर्थक रहे हैं वो है कौन कौन, तो एक है वाइफ्स, पत्नी वाला वाइफ्स नहीं, वाइफ्स है, विलियम जेम्स है, विलियम वुंड है, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जेम्स सली भी हैं। मैं हिंदी भी लिख दूं क्या, विलियम जेम्स, ये है हमारे विलियम वुंड, और ये है जेम्स सली। ध्यान दीजिएगा, 18वीं से 19वीं शताब्दी में ये सारे मनोवैज्ञानिक हुए जो कि वर्क करते हैं किस पर, तो चेतना पे वो काम करते हैं, और इसकी डेफिनेशन सीमित रहती है सिर्फ और सिर्फ चेतना तक। तो जहां पे विलियम जेम्स साहब, विलियम वुंड साहब की बात करें, तो ये हमारे विलियम जेम्स साहब जो है ये प्रकारीवाद संप्रदाय को उन्होंने दिया है, वही विलियम वुंड साहब जो है संरचनावाद संप्रदाय को दिए हैं, और जेम्स सली ने जो है हमारे चेतना को ही आगे कॉन्शसनेस के बारे में और भी चीजों को बताया उन्होंने। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये सारी चीजें उभर के आई साथियों। और फिर इसके बाद चूंकि चेतन को भी तो हम लोग देख नहीं सकते ना, चेतन को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, चेतन के बारे में मैनी मोर आइडियाज नहीं उभर के आ पाया। और इसके बाद ये यहाँ पे ये सारी कमी रही, क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में भी लोगों को पता नहीं रहा। और ये नई डेफिनेशन हमारे जाकर के इस कालखंड में हमारे जो वर्तमान में आया है, वो हमारा डेफिनेशन चेंज होता है, हमने 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी को उड़ाते हैं।
तो इस 20वीं सेंचुरी के लमसम में हमारे पास एक नई डेफिनेशन आती है और वो होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना साथियों। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं वर्तमान में, है ना, मॉडर्न टाइम में, जिसको हम लोग कहेंगे 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी इसको मान सकते हैं आप। मतलब कुछ वर्क 19th और 20th सेंचुरी में हुई और मतलब अभी तक चलते जा रही है। और नई डेफिनेशन जो उभर के आई वो क्या है, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, व्यवहार का अध्ययन। और समझिएगा बात को, सबसे पहला बात क्या रहा कि मनोविज्ञान की पहली डेफिनेशन क्या थी, स्टडी ऑफ सोल। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। तीसरा क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस। और चौथा क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। हर बार कहीं ना कहीं कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाता था और अंतोगत्वा आज स्टडी ऑफ बिहेवियर के साथ हम लोग, व्यवहारवाद के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं अपने मनोविज्ञान को लेकर। और अगर यहाँ पे बात करें तो इसके समर्थक कौन कौन हुए, तो बिहेवियरवाद में जेबी वाटसन साहब, है ना, जेबी वाटसन साहब, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि इसकी पुस्तक आई थी द बिहेवियरिज्म, है ना। और ये बुक बड़ी ही फेमस हुई थी और इसको हम लोग कहते भी हैं कि व्यवहारवाद के जनक इसको कहते हैं जेबी वाटसन साहब को। इसको आप वाटसन भी सिर्फ वाटसन भी कह सकते हैं। वही एक हमारे E.L. थॉर्नडाइक, ये भी व्यवहारवादी ही थे और ये भी जो है कहीं ना कहीं इसको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। और फिर जॉन डीवी कह सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि प्रगतिशील शिक्षा को जिन्होंने दिया वो कौन है, तो जॉन डीवी साहब है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, तो थॉर्नडाइक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाते हैं। जेबी वाटसन साहब क्या है, तो जेबी वाटसन साहब जो है वो है व्यवहारवाद के जनक हैं। तो ये भी चीजों पे बात करेंगे। अभी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे बात करूंगा, जबरदस्त बात करूंगा साथियों। तो 1920 सेंचुरी पे ये सारी घटना घटती है और आज हम लोग वर्तमान पे जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर के साथ में जुड़े हुए हैं। वही एक हमारे और भी मनोवैज्ञानिक हुए और उस मनोवैज्ञानिक का नाम है वुडवर्थ, है ना। और वुडवर्थ साहब जो है ये भी बिहेवियर के साथ में जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान ने क्या करी, तो सबसे पहले इनकी जो डेफिनेशन है ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनके अनुसार क्या है, वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि साइकोलॉजी फर्स्टली लॉजेस इट्स सोल एंड इट्स कॉन्शसनेस माइंड एंड लास्टली स्टे विद द बिहेवियर। ये डेफिनेशन किसकी है, तो वुडवर्थ साहब की है। वुडवर्थ साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर चेतन का परित्याग किया, साथ ही साथ साथियों मस्तिष्क के परित्याग के साथ साथ चेतन का परित्याग किया और आज वर्तमान में जो है व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसने कहा, वुडवर्थ साहब ने कहा। और इसने क्या कहा, तो फिर से याद रखिएगा कि साइकोलॉजी loses its soul, mind and consciousness and finally staying with बिहेवियर। शायद कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रही। चलिए, तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, वुडवर्थ साहब ने कहे हैं कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर मस्तिष्क का परित्याग किया और फिर कॉन्शसनेस का, चेतन का परित्याग किया और आज वर्तमान में बिहेवियर व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। ये डेफिनेशन किसने दी, वुडवर्थ साहब ने दी। क्लियर यहाँ पे साथियों, मैंने करीब करीब यहाँ पे मोटा मोटी सारी बात को यहाँ पे रखा और मैंने साइकोलॉजी के इन सारे पहलुओं को देखा। अब मैं बात करूंगा साइकोलॉजी के बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को देख लेता हूं, क्योंकि देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, तो सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन को देख लेंगे। जब एजुकेशन साइकोलॉजी तब जाके कंप्लीट होगी। एजुकेशन साइकोलॉजी हम लोग कहां से पढ़ेंगे, तब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लास्टली में जब थ्योरी आ जाएगी हमारे यहाँ पे थॉर्नडाइक के पास, तब थॉर्नडाइक से जुड़ के हम एजुकेशन साइकोलॉजी को
लगातार जो है वीडियो में बनते रहेंगे। तो बस साइकोलॉजी को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे, फिर हम लोग एजुकेशन के साथ जुड़ते हैं साथियों। तो चलिए यहाँ पे चीजों को रखते हैं, और चूंकि आप लोग थोड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बड़ी वीडियो देखना पसंद करते नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी वीडियो में ही हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हम चाहेंगे कि अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये चीजें आपके पास है। और दूसरी बात, और साथियों, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये पूरे सीरीज में कंप्लीट कर दूं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरे सीरीज चाहिए, डिटेल्स फॉर्म में चाहिए। क्योंकि यही जो पहली चैप्टर है, इसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में मोटा मोटी 15 से 20 दिन तक पढ़ाते हैं, मतलब कि 20 घंटे तक की क्लास होती है। और अब के बीच में हम कोशिश करें कि शॉर्ट में ही चीजों को बहुत सरल है, बहुत सारे पार्ट्स इसकी बन सकती है, मोटा मोटी 8 से 10 पार्ट तो बन ही जाएगी। और अगर आपको लगता है कि 8-10 पार्ट इनका एकदम विशेष तरीके से आपको चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरे देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ साथियों, हम चाहेंगे कि एक एज ए मोटिवेशन के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मोर वीडियोस आपके तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, चीजों को यहीं पे रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।